तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लास्ट बुलेट नाम की इस बेहतरीन मूवी के बारे में, जो कि 2025 में हमें नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी रहने वाली है, तो उसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिसका निर्देशन गिलियम पेरेट ने किया है, जिसे गिलियम पेरेट, अल्बान लेनोइर और कामेल गुएमरा ने लिखा है, और इसमें अल्बान लेनोइर, निकोलस डुवाचेल और रामजी बेदिया ने अभिनय किया है। एक सीक्वल, लॉस्ट बुलेट 2, 10 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया था और एक तीसरी फिल्म की घोषणा की गई है। कथानक: लिनो एक चोर, भूतपूर्व अपराधी और भागने वाला ड्राइवर है जो दक्षिणी फ्रांस में अपराध के लिए कारों का निर्माण करता है। एक बख्तरबंद रेनॉल्ट क्लियो में पकड़ा गया जिसे उसने एक दुकान को लूटने की कोशिश में 4 दीवारों के पार चलाया, उसे कैद कर लिया गया। उसे फ्रांसीसी पुलिस जासूस चरस, रामजी बेडिया द्वारा ड्रग स्क्वाड के लिए काम करने के लिए दिन की रिहाई पर रखा गया है। पुलिस कारों को इस तरह से तैयार किया गया है कि वे वाहनों को टक्कर मारकर ड्रग तस्करों को पकड़ सकें। आखिरकार चरस उसे माफी और काम करने के लिए एक गैरेज दिलवाता है। फिल्म की गति अचानक बदल जाती है जब बदमाश पुलिस अधिकारी एरेस्की, निकोलस डुवाचेल, चरस को मार देता है, जिसके कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन बाद में सामने आते हैं। एरेस्की की ब्रिगेड ड्रग तस्करों से और अधिक पैसे ऐंठना चाहती है और चरस, उस पर शक करते हुए, उन्हें बंद करने के लिए बाहर था। एरेस्की ने लिनो को हत्या के लिए दोषी ठहराया, पुलिस स्टेशन में उसका एकमात्र पूछताछकर्ता होने के नाते और खुद से संदेह को दूर करने के लिए। लिनो पुलिस स्टेशन से भाग जाता है, जहां एरेस्की ने 10 अधिकारियों से लड़ते हुए अपने सेल का दरवाजा खुला छोड़ दिया। फिर हमें पता चलता है कि चरस के 1990 के दशक के शुरुआती रेनॉल्ट 21-2L टर्बो मॉडल को सबूत के तौर पर नष्ट नहीं किया गया था, बल्कि एक ड्रग रनर कर्मचारी द्वारा छिपा दिया गया था, जो लिनो का भाई या दत्तक भाई क्वेंटिन रॉद पार्डोट निकलता है। कार में वह गोली है जिससे चरा को गोली मारी गई थी, जिसे महत्वपूर्ण सबूत के रूप में एरेस्की के हथियार से जोड़ा जा सकता है। एक साथी अधिकारी जूलिया स्टेफी सेल्मा उस पर विश्वास करती है और हमें पता चलता है कि वे अब या कभी प्रेमी थे, अस्पष्ट। एरेस्की अपने अपराध के सभी गवाहों क्वेंटिन और विभिन्न खलनायकों को एक खूनी संघर्ष में मारने की कोशिश करता है, अपने साथी अपराध मार्को को छोड़ देता है, जिसे लिनो पीटता है और हथकड़ी लगाता है। अंत में लिनो को एक गैरेज में अकेले रात मिलती है, वह एरेस्की से लड़ता है, जलती हुई कार के साथ पुलिस परिसर में पहुंचने में कामयाब होता है, और हम फोरेंसिक के लिए गोली को निकालने के दृश्य को देखते हैं, और एरेस्की के लिए खेल खत्म हो जाता है। एरेस्की एक बैग में पैसे पैक करता है और अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर भाग जाता है। लिनो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन संदेह से मुक्त हो जाता है, और जूलिया उसे सांत्वना देती है। सीक्वल, लॉस्ट बुलेट 2, उसी कथानक पर आधारित है, जो 6 महीने बाद घटित होता है। रालना, एल्बन लेनोइर, लिनो के रूप में, निकोलस डुवाचेल, एरेस्की, रामजी बेदिया चरस के रूप में, स्टेफी सेल्मा जूलिया, रॉड पैराडोट क्वेंटिन, सेबेस्टियन लालाने मार्को, आर्थर एस्पाटूरियन काद के रूप में, पैट्रिक मेडियोनी जैक्स के रूप में, जेफ के रूप में एलेक्जेंडर फिलिप, पोलिसियर बीएसी के रूप में स्टीफन स्कार्डिचियो, डेमियन लेकोंटे पोलिसियर कमिश्रिएट के रूप में, थिबाउट एवरार्ड लेफ्टिनेंट ब्रूनो के रूप में, एनी सेरा फेम एरेस्की के रूप में, लिनो लेनोइर इन्फेंट एरेस्की, पास्कल आर्बिलोट मॉस के रूप में। मुक्त करना। लॉस्ट बुलेट 19 जून 2020 को रिलीज हुई थी। इसे पूरी तरह से भूमध्यसागरीय बंदरगाह शहर सेटे, लैंगडॉक, फ्रांस में फिल्माया गया था। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। फिल्म को कुछ आलोचकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने इसके लकड़ी के पात्रों और खराब संवादों पर टिप्पणी की। हालांकि एक्शन दृश्यों की प्रशंसा की गई। 2-3 रॉडनी ट्वेल्फट्री ने कहा
कि कार की एक तस्वीर असली खलनायक को उजागर कर सकती थी। 4. रॉटेन टोमाटोज पर 9 समीक्षाओं के आधार पर इसकी अनुमोदन रेटिंग 78% है। 5. एल्बन लेनोइर, जन्म 16 दिसंबर 1980, एक फ्रांसीसी अभिनेता है। उन्हें फिल्म फ्रेंच ब्लड 2015 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष रहस्योद्घाटन के लिए लुमियरेस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। जीवनी। लेनोइर का जन्म बरगंडी के डिजॉन में हुआ था और वहां उनकी परवरिश एक अकेली मां ने की थी। जब वे 9 साल के थे, तब ब्लडस्पोर्ट देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक्शन मूवी एक्टर बनना है और अपने सपने को पूरा करने के लिए 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। 2. एक स्टंटमैन के रूप में लेनोइर ने लेस ब्रिगेड्स डू टाइग्रे 2006, टेकन 2008, हीरो कॉर्प 2008 से 2010, द प्रिंसेस ऑफ मोंटपेंसियर 2010, आउटसाइड द लॉ 2010, पॉइंट ब्लैंक 2010, इरेज्ड 2012, एकेए 2023 और लॉस्ट बुलेट 2020 में काम किया है। लेनोइर की शादी अभिनेत्री एनी सेरा से हुई है, जिनसे उनकी मुलाकात 2015 में द स्क्वायर के सेट पर हुई थी। उनका एक बेटा लिनो है, जिसका जन्म 2018 में हुआ। 3. थिएटर। वर्ष, शीर्षक, लेखक, निदेशक। 2005-2 के बीच साइमन एस्टियर और अल्बान लेनोइर। 2010 दफ्ती क्लेमेंट, मिशेल एलेक्सिस प्लेयर। 2011 से 12 लेडी ऑस्कर गिलॉम मेलानी, एरिक सिवानियन। फिल्मोग्राफी। वर्ष, शीर्षक, भूमिका, निदेशक, नोट्स। 2002 चार्ली के बारे में सच्चाई, स्किनहेड, जोनाथन डेमे। सामी, एक विद्यार्थी, पैट्रिस मार्टिन्यू टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। 2003 महाशय एन, एक वाहक, एंटोनी डी काउंस। 2004 कैश ट्रक डकैत, निकोलस पॉखरीफ। अचरनेस पुलिस, रेगिस मार्डन छोटा। 2005 नया संसार, एलेक्स मैथ्यू लालांडे, मॉर्गन एस डाली बर्ट। 6 घंटे संवर्ती, 4 जूलियन लेकोम्बे और पास्कल सिड छोटा। 2006 लेस अरिस्टोस बुरा आदमी, 2 चार्लोट डी टर्कहेम। तेज डंक मारने वाला हरा भिंड, ऑरेलियन पोइट्रीमॉल्ट छोटा। बुलेवार्ड डू पैलेस गिल्स रवेली, फिलिप वेनॉल्ट टीवी श्रृंखला, एक एपिसोड। परिवार उत्सव, पुलिस, लोरेंजो गैब्रिएल। उन्हें मैक्सिम पत्रिका के अमेरिकी संस्करण के दिसंबर 2008 के अंक के कवर पर चित्रित किया गया था। 20 और मैक्सिम के यूक्रेनी संस्करण के फरवरी 2009 के अंक के कवर पर। 21 यूक्रेन में बर्डियांस्क के मेयर ने 2008 की शुरुआत में उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखने का सुझाव दिया था। उद्धरण की आवश्यकता, और वह और उनकी मां ने राष्ट्रपति विक्टर युश्चेंको के पारिवारिक देश के घर में यूक्रेन की पहली महिला कतेरीना युश्चेंको से मुलाकात की। 7-8 2019 में सिच्चेस फिल्म फेस्टिवल में कुरीलेंको टेरेंस मालिक की रोमांटिक ड्रामा फिल्म टू द वंडर में नजर आईं, जिसमें उनके साथ बेन एफ्लेक और रेचल मैकेडम्स थे। फिल्म की शूटिंग 2010 के अंत में बार्टलेसविले, ओक्लाहोमा में की गई थी। 22 वह टॉम क्रूज अभिनीत और जोसेफ कोसिंस्की द्वारा निर्देशित साइंस फिक्शन फिल्म ओब्लिवियन में भी नजर आईं। 23 कुरीलेंको ने जासूसी थ्रिलर नवंबर मैन में एलिस फोर्नियर का किरदार निभाया था। 24 2014 में कुरीलेंको ने ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म द वॉटर डिवाइनर में रसेल क्रो, जिन्होंने अपना निर्देशन डेब्यू किया, जैकलीन मैकेंजी और जय कर्टनी के साथ अभिनय किया। उन्होंने वैम्पायर अकादमी में हेडमिस्ट्रेस की भूमिका भी निभाई। 2017 में वह आर्मंडो इन्नुची की राजनीतिक व्यंग्य फिल्म द डेथ ऑफ स्टालिन में सोवियत पियानोवादक मारिया युदिना के रूप में दिखाई दीं। यह फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता थी और इसमें स्टीव बुसेमी, साइमन रसेल बील, जेसन इस्साक, माइकल पॉलिन और जेफरी टैम्बोर ने अभिनय किया था। अगले वर्ष उन्होंने टेरी गिलियम की महाकाव्य साहसिक फिल्म द मैन हू किल्ड डॉन क्विक्सोट 2018 में एडम ड्राइवर और जोनाथन प्राइसे के साथ अभिनय किया,
जिसका प्रीमियर 2018 के कान फिल्म समारोह में हुआ। वह द एम्परर ऑफ पेरिस में बैरोनेस रोक्सेन डे गिवर्नी के रूप में और रोवन एटकिंसन के नेतृत्व वाली कॉमेडी फिल्म जॉनी इंग्लिश स्ट्राइक्स अगेन 2018 में रूसी जासूस के रूप में भी दिखाई दीं। 2021 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म सेंटिनेल में अभिनय किया। 25 उसी वर्ष उन्होंने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) फिल्म ब्लैक विडो में एंटोनिया ड्रेकोव बटा टास्कमास्टर की भूमिका निभाई। 27 अक्टूबर में उन्हें डॉन जॉनसन के साथ कॉमेडी हीस्ट फिल्म हाई हीट में कास्ट किया गया। 28 व्यक्तिगत जीवन। कुरीलेंको ने 2001 में फ्रांसीसी नागरिकता हासिल की। 29 जिसे उन्होंने एक व्यावहारिक निर्णय कहा क्योंकि यूक्रेनी पासपोर्ट के साथ यात्रा करने के विपरीत बिना वीजा के फ्रांसीसी पासपोर्ट के साथ यात्रा करना आसान था। 2000 में कुरीलेंको ने फ्रांसीसी फैशन फोटोग्राफर सेड्रिक वैन मोल से शादी की, जिनसे उन्होंने 4 साल बाद तलाक ले लिया। 2006 में कुरीलेंको ने अमेरिकी मोबाइल फोन एक्सेसरी उद्यमी डेमियन गैब्रियल से शादी की, जिनसे उन्होंने अगले साल तलाक ले लिया। 32 वह 2009 में लंदन चली गईं। 33, 34, 35 कुरीलेंको का अपने पूर्व साथी अंग्रेजी अभिनेता और लेखक मैक्स बेनिच से एक बेटा है, जिनसे उनकी मुलाकात 2014 में हुई थी। 36, 37 उन्होंने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन के लिए समर्थन व्यक्त किया। 38 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका निर्देशक नोट्स। 2005 अनामिका उंगली आइरिस डायने बर्ट्रेंड। 2006 पेरिस मैं तुमसे प्यार करता हूं चुरेल विंसेंजो नताली खंड क्वार्टियर डेला मेडेलिन। सर्प सोफिया एरिक बार्बियर। 2007 हिटमैन नीका बोरोनिना जेवियर जेन्स। 2008 में यही कहूंगा रूसी वेश्या बोजेना होराकोवा। मैक्स पेन नताशा सेक्स जॉन मूर। क्वांटम ऑफ सोलेस केमिली मोंटेस मार्क फॉस्टर। ओल्गा कोस्टेंटिनिवना कुरीलेंको 1 A.B. जन्म 14 नवंबर 1979, एक यूक्रेनी मूल की फ्रांसीसी अभिनेत्री है। वह जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस 2008 में बॉन्ड गर्ल केमिली मोंटेस की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि में आईं। कुरीलेंको ने अभिनय में आने से पहले पेरिस में मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया, जहां उन्हें एक्शन फिल्म हिटमैन 2007 में सफल भूमिका मिली। क्वांटम ऑफ सोलेस के बाद उन्होंने रोमांटिक ड्रामा टू द वंडर 2012, क्राइम कॉमेडी 7 साइकोपैथ्स 2012, साइंस फिक्शन फिल्म ओब्लिवियन 2013, राजनीतिक व्यंग्य द डेथ ऑफ स्टालिन 2017, कॉमेडी द मैन हू किल्ड डॉन क्विक्सोट 2018, सुपरहीरो फिल्में ब्लैक विडो 2021 और थंडरबोल्ट्स 2025, नेटफ्लिक्स स्पाई थ्रिलर मिनी सीरीज ट्रेसन 2022 और एक्शन थ्रिलर एक्सट्रैक्शन 2 2023 में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। कुरीलेंको का जन्म 14 नवंबर 1979 को यूक्रेन के एक बंदरगाह शहर बर्डियांस्क, अब बर्डियांस्क में हुआ था, जो तब सोवियत संघ का हिस्सा था। 3 उनके पिता कॉन्स्टेंटिन कुरीलेंको यूक्रेनी है और उनकी मां मरीना एल्याबुशेवा, जो कला सिखाती है और एक प्रदर्शनकारी कलाकार है, का जन्म रूस के इर्कुत्स्क ओब्लास्ट में हुआ था और वे रूसी और बेलारूसी वंश की है। कुरीलेंको के माता-पिता का तलाक तब हुआ जब वह 3 साल की थीं और उनका पालन पोषण उनकी मां ने किया। कुरीलेंको का अपने पिता से शायद ही कभी संपर्क हुआ हो। वह उनसे पहली बार 8 साल की उम्र में और बाद में 13 साल की उम्र में अलग होने के बाद मिलीं। 4-5 आजीविका। 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 7 साइकोपैथ्स के प्रीमियर पर कुरीलेंको 15 साल की उम्र में मॉस्को चली गईं। 16 साल की उम्र में वह पेरिस चली गईं। 1996 में कुरीलेंको ने पेरिस स्थित मेडिसन मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जहां उनकी मुलाकात उनकी पब्लिसिस्ट वैलेरी रोसेन से हुई। 7 अगले वर्ष 18 वर्ष की आयु तक
वह वोग और एले पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दीं। 8 पेरिस में एक मॉडल के रूप में काम करते हुए कुरीलेंको ने यूक्रेन में अपनी मां का समर्थन किया। 9 वह मैडम फिगारो और मैरी क्लेयर पत्रिकाओं के कवर पर भी दिखाई दीं। 10 वह बेबे, क्लेरिंस और हेलेना रूबिनस्टीन ब्रांडों का चेहरा बन गईं। 10 उन्होंने रॉबर्टो कैवल्ली और केंजो के लिए मॉडलिंग भी की है। 11 और विक्टोरिया सीक्रेट कैटलॉग में दिखाई दीं। 12 1998 में वह फ्रांसीसी राय शैली के गायक फॉरेल के संगीत वीडियो टेलीमेंट चेताइमे में दिखाई दीं। उनकी पहली अभिनय प्रस्तुतियों में से एक 2003 में सील के संगीत वीडियो लव्स डिवाइन में थी। 13 लेकिन उनका फिल्मी करियर वास्तव में 2004 में फ्रांस में शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म द रिंग फिंगर की शूटिंग की। 14 जिसके लिए उन्हें 2006 के ब्रुकलिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार का प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद उन्होंने पेरिस जेटाइमे 2006 सेगमेंट क्वार्टियर डेला मेडेलिन में एलिजा वुड के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें केंजो की नई खुशबू केंजो अमोर का चेहरा बनने के लिए चुना गया। 15 वह इसके बाद के सभी केंजो अमोर विज्ञापनों में दिखाई दीं। उद्धरण की आवश्यकता कुरीलेंको ने उद्योग में 10 साल से अधिक काम करने के बाद 2006 में मॉडलिंग छोड़ दी और अभिनय में चले गए। 14 2007 में उन्होंने टिमोथी ओलेयो के साथ हिटमैन में अभिनय किया। मैक्स पेन में नताशा के रूप में उनकी एक छोटी भूमिका थी। उन्होंने 2008 की जेम्स बॉन्ड फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेस में बॉन्ड गर्ल केमिली मोंटेस की भूमिका निभाई। ऑडिशन में गैल गैडोट को हराने के बाद 16 फिल्म में वह बोलिवियाई सीक्रेट सर्विस एजेंट केमिली मोंटेस की भूमिका निभाती है, जो एक आतंकवादी संगठन को रोकने और अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए बॉन्ड के साथ मिलती है। 17 18 रूसी राजनेता सरगेई मालिनकोविच ने कुरीलेंको को एक खुला पत्र लिखा। 19 इसमें उन्होंने कहा, सभी कम्युनिस्टों के नाम पर हम आपसे अपील करते हैं। स्लाव दुनिया को छोड़ने वाले सोवियत संघ ने आपको मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा सेवा दी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आप बौद्धिक और नैतिक विश्वासघात का कार्य करेंगी और बॉन्ड की मूवी गर्ल बन जाएंगी, जो अपनी फिल्मों में सैकड़ों सोवियत लोगों और अन्य समाजवादी देशों के नागरिकों को मारता है। 19 जीन पियरे जूनेट, फ्रेंच, PJN, जन्म 3 सितंबर 1953, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उनकी फिल्में आदर्श वास्तविकताओं को बनाने या सांसारिक स्थितियों को प्रासंगिकता देने के लिए फंतासी, यथार्थवाद और विज्ञान कथा का मिश्रण करती है। जीनत ने मार्क कैरो के साथ मिलकर 1991 की प्रशंसित ब्लैक कॉमेडी डेलिकेटेसन के साथ निर्देशक के रूप में शुरुआत की। जीनत ने फिर कैरो के साथ द सिटी ऑफ लॉस्ट चिल्ड्रन 1995 में सहलेखन और निर्देशन किया। विज्ञान कथा और हॉरर के साथ उनके काम ने उन्हें एलियन पुनरुत्थान 1997 का निर्देशन करने के लिए प्रेरित किया, जो एलियन फिल्म श्रृंखला की चौथी फिल्म थी और अमेरिकी फिल्म के साथ उनका पहला और अब तक का एकमात्र अनुभव था। 2001 में जीनत ने अमेली की रिलीज के साथ अपनी सबसे बड़ी सफलता हासिल की, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा दिलाई। यह फिल्म BBC की 21वीं सदी की 100 महानतम फिल्मों में शामिल हुई। 1 जीनत को आधुनिक फ्रांसीसी सिनेमा में सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण निर्देशकों में से एक माना जाता है, और उनकी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता ने उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाए हैं। जीवन और कैरियर जीन पियरे जूनेट का जन्म फ्रांस के रोएन में हुआ था। 2 उन्होंने 17 साल की उम्र में अपना पहला कैमरा खरीदा और सिनेमेशन स्टूडियो में एनिमेशन की पढ़ाई करते हुए शॉर्ट फिल्में बनाईं। उन्होंने मार्क कैरो से दोस्ती की, जो एक डिजाइनर और कॉमिक बुक आर्टिस्ट थे और जो उनके लंबे समय तक सहयोगी और सहनिर्देशक बने रहे। वे 1970 के दशक में एनेसी में एक एनिमेशन फेस्टिवल में मिले थे। 3 जीनत और कैरो ने मिलकर
पुरस्कार विजेता एनिमेशन का निर्देशन किया। उनकी पहली लाइव एक्शन फिल्म द बंकर ऑफ द लास्ट गनशॉट्स 1981 थी, जो एक निराशाजनक भविष्य की दुनिया में सैनिकों के बारे में एक लघु फिल्म थी। जीनत ने कई विज्ञापनों और संगीत वीडियो का भी निर्देशन किया, जैसे कि जीन मिशेल जारे का जूलूक कैरो के साथ। उद्धरण आवश्यक। जीनत की फिल्में अक्सर 20वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी फिल्म आंदोलन सिनेमा डुलुक के साथ प्रतिध्वनित होती है और जर्मन अभिव्यक्तिवाद, फ्रांसीसी काव्यात्मक यथार्थवाद और फ्रांसीसी न्यू वेव से जुड़े विषयों और सौंदर्यशास्त्र का संकेत देती है। 3. जीनत और कैरो की पहली फीचर फिल्म डेलिकेटेसन 1991 थी, जो अकाल से ग्रस्त सर्वनाशकारी दुनिया में स्थापित एक उदासी कॉमेडी थी, जिसमें डेलिकेटेसन के ऊपर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर एक कसाई का शासन है जो अपने किराएदारों को खिलाने के लिए लोगों को मारता है। 4. इसके बाद उन्होंने द सिटी ऑफ लॉस्ट चिल्ड्रन 1995 बनाई, जो एक पागल वैज्ञानिक के बारे में एक डार्क, बहुस्तरीय फंतासी फिल्म थी जो बच्चों के सपनों को चुराता है ताकि वह अनिश्चित काल तक जी सके। 5. द सिटी ऑफ लॉस्ट चिल्ड्रन की सफलता ने उन्हें एलियन श्रृंखला की चौथी फिल्म एलियन रिसर्जेक्शन 1997 का निर्देशन करने का निमंत्रण दिया। 6. यह वह जगह है जहां जीनत और कैरो अलग-अलग रास्ते पर चले गए, क्योंकि जीनत का मानना था कि यह एक अद्भुत अवसर है, जबकि कैरो को बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्म पर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिस पर उनका रचनात्मक नियंत्रण नहीं होगा। कैरो ने कुछ हफ्तों तक वेशभूषा और सेट डिजाइन में सहायता की, लेकिन फिर उन्होंने चित्रण और कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक एकल कैरियर शुरू करने का फैसला किया। 3. जीनत ने अमेली 2001 का निर्देशन किया, जो एक ऐसी महिला की कहानी है जो अच्छे काम करने में आनंद लेती है लेकिन खुद को प्यार पाने में परेशानी महसूस करती है, जिसमें ऑड्रे टॉटो ने अभिनय किया था। 7. अमेली दुनिया भर में एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी और इसे कई अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। फिल्म में अपने काम के लिए जीनत ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए यूरोपीय फिल्म पुरस्कार जीता। 8. 2004 में जीनत ने ए वेरी लॉन्ग एंगेजमेंट रिलीज किया, जो सेबेस्टियन जेप्रिसोट के उपन्यास का रूपांतरण था। ऑड्रे टॉटो और जोडी फोस्टर अभिनीत इस फिल्म में प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक महिला द्वारा अपने लापता प्रेमी की खोज की कहानी दिखाई गई। 9. 2005 में जीन पियरे जूनेट फ्रांसीसी एविएटर लुइस ब्लेयर के जीवन के बारे में एक विस्तृत इतिहास परियोजना के निर्माण में शामिल थे। 1 साल बाद जूनेट को लगा कि फिल्म ऐतिहासिक समयरेखा में ए वेरी लॉन्ग एंगेजमेंट के बहुत करीब थी और परियोजना को छोड़ दिया गया। 10. 2009 में उन्होंने माइक मैक्स रिलीज किया। 11, जो एक आदमी और उसके दोस्तों के बारे में है जो 2 बड़े हथियार निर्माताओं को नष्ट करने के लिए एक जटिल और मूल योजना के साथ आते हैं। 12. जीनत ने कई विज्ञापनों का निर्देशन भी किया है, जिसमें चैनल एन 5 के लिए 2:25 की फिल्म भी शामिल है, जिसमें उनके लगातार सहयोगी ऑड्रे टॉटो शामिल है। उद्धरण वांछित। 2013 में जीनत ने द यंग एंड प्रोडिजियस टी.एस. स्पिवेट रिलीज किया, जो रीफ लार्सन की किताब द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ टी.एस. स्पिवेट का रूपांतरण था, जिसमें काइल कैटलेट ने अभिनय किया था। 13. 2016 में जीनत और रोमेन सेगॉड ने जैक स्प्रीवर्ट की एक कविता पर आधारित 3 मिनट की स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म ड्यूक्स एस्केरगॉट्स सेन वोंट का सहनिर्देशन किया। अपनी पिछली रिलीज के बाद से जीनत ने अन्य परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की कोशिश की है, लेकिन अपनी विचित्र फिल्मों पर जोखिम लेने के लिए तैयार निवेशकों को ढूंढना असंभव पाया है। उन्होंने 2019 में कहा कि वह अंतिम उपाय के रूप में नेटफ्लिक्स पर जा सकते हैं। 14. और वास्तव में उनकी अगली फिल्म बिग बग 2022 में स्ट्रीमिंग वीडियो कंपनी द्वारा रिलीज की गई थी। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्म। स्टीफन डी ग्रूट, जन्म 3 मार्च 1966, एक बेल्जियम के हास्य अभिनेता, हास्यकार और पूर्व रेसिंग ड्राइवर है। जीवन और कैरियर।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्टीफन डी ग्रोट टेक्साको में एक इंजीनियर और एक गृहिणी का बेटा है जो विकलांग बच्चों की देखभाल करती है। एक डिस्लेक्सिक, उसकी स्कूली शिक्षा अव्यवस्थित रही, जिसने जल्द ही उसकी इच्छा को कॉमेडी की ओर मोड़ दिया। उन्होंने कोई शैक्षिक डिग्री प्राप्त नहीं की और एक कॉमेडियन के साथ साथ रेसिंग ड्राइवर बनने का फैसला किया। उनके माता पिता ने उन्हें एक रेसिंग ड्राइवर सूट और एक हेलमेट खरीदा। 2. इसके बाद उन्होंने प्रतियोगिता के क्षेत्र में प्रवेश करते हुए कई छोटी छोटी नौकरियां की, जिनमें बारमैन, पत्रकार, मार्केटिंग सहायक, संपादक और विज्ञापनदाता के रूप में काम करना शामिल है। उन्होंने शाम को मंच पर स्टैंड अप कॉमेडी की, जबकि सप्ताहांत ऑटो रेसिंग के लिए समर्पित किया। 3. ऑटो रेसिंग कैरियर। रेस्तरां में बेचने के लिए भोजन पकाते समय 4. डी ग्रूट ने चेटेरॉक्स के पास ला चैट्रे के ऑटो रेसिंग स्कूल में भुगतान किया, जहां उनकी मुलाकात बेल्जियम के रेसिंग ड्राइवर एरिक वैन डी पोएले से हुई। वह 1985 से 2000 तक एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर थे। 5. और विशेष रूप से फॉर्मूला रेनॉल्ट, फॉर्मूला 3000, 2001 स्पा 24 घंटे में पोर्श सुपर कप और बेल्जियम प्रोकार में प्रसिद्धि के लिए बरे, जिसमें उन्हें BMW कॉम्पैक्ट कप में बेल्जियम के चैंपियन का खिताब मिला। 2000 में उन्होंने पूर्णकालिक हास्य अभिनेता बनने के लिए ऑटो रेसिंग प्रतियोगिता छोड़ दी। टेलीविजन और रेडियो करियर। स्टीफन डी ग्रूट ने फाइल डांस द चैम्ब्रे श्रृंखला बनाई, जिसका प्रसारण 14 जनवरी 2002 से RTBF, कैनाल प्लस बेल्जिक और फ्रांस 2 चैनलों पर होता है, और जिसके पाठ उनकी पत्नी ओडिले डील ट्रेमोंट द्वारा सह लिखे गए हैं। श्रृंखला छोटे एपिसोड है, जिसमें वह लुसियन का चित्रण करते हैं, जो एक पूरी तरह से असभ्य पिता है, जो अपने 10 वर्षीय बेटे क्लोविस द्वारा एक परिभाषा या अभिव्यक्ति के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहा है। हर एपिसोड के अंत में उसका बेटा जवाब देता है कि उसे लगा कि इसका मतलब कुछ और है, जो वास्तव में अभिव्यक्ति की परिभाषा या अर्थ का सही अर्थ है। उसके बाद पिता अपने बेटे पर विश्वास नहीं करता है और उसे अपने कमरे में जाने का आदेश देता है। सितंबर 2012 में स्टीफन डी ग्रूट हर रविवार को कैनाल प्लस पर ले सप्लीमेंट कार्यक्रम में मैटेना बिराबेन के साथ दिखाई देते हैं, जिसमें वे कुछ मिनटों का एक कॉलम प्रस्तुत करते हैं, जिसका शीर्षक है रिटॉर वर्स ले फ्यूचर। यह कॉलम उसी तरह काम करता है जैसा उन्होंने 2012 तक कैनाल प्लस पर ला मैटिनेल कार्यक्रम में और मैटेना बिराबेन और कैरोलीन रूक्स के साथ प्रस्तुत किया था, जहां उन्होंने हास्यपूर्ण धुन और शब्दों के खेल और चुटकुलों के मिश्रण के साथ प्रसिद्ध पात्रों के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात की थी। उन्होंने एक कुरियर डेस टेलीस्पेक्टर्स फ्रेंच में दर्शकों का मेल भी प्रस्तुत किया, जो काल्पनिक और मजेदार था। उन्होंने इस कॉलम को साप्ताहिक रूप से RTL पर स्टीफन बर्न के साथ रेडियो कार्यक्रम ए ला बॉन ह्योर पर चलाया, जहां उन्होंने अविश्वसनीय ऑडिटर्स के एक नकली मेल पर टिप्पणी की। 6 सितंबर 2013 में RTL छोड़ने के बाद वह हर गुरुवार को पास्कल क्लार्क के साथ रेडियो कार्यक्रम कॉम ऑन न्यूज पार्ले में फ्रांस इंटर में शामिल हो गए, जहां उन्होंने मेस मेल्स नामक कुछ मिनटों का एक कॉलम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने फ्रांस इंटर और पास्कल क्लार्क को संबोधित लेखा परीक्षकों के कई नकली ईमेल की टिप्पणी की। अभिनय कैरियर। स्टीफन डी ग्रूट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फॉक्स कॉन्टैक्ट जैसी कई टेलीविजन श्रृंखलाओं में कई भूमिकाएं निभाकर और 1999 से 2007 तक फ्रांसीसी अपराध श्रृंखला बुलेवार्ड डू पैलेस में एक आवर्ती भूमिका निभाकर की थी। इसके बाद उन्होंने कई छोटी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, लेकिन एस्टेरिक्स एट द ओलंपिक गेम्स 2008 और एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स गॉड सेव ब्रिटानिया 2012 जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में भी भूमिकाएं निभाईं। 2010 में उन्होंने दूसरे सीजन की शुरुआत में सीरीज मेस एमिस, मेस अमोरस, मेस ए मर्डेस में पशु चिकित्सक फ्रांकोइस क्लेबर की भूमिका के लिए सर्ज हेजानाविसियस की जगह ली। 2013 में उन्होंने फेस पास का सीरीज के छठे और 7वें सीजन में अतिथि भूमिका निभाई।
इसके बाद उन्होंने फ्रैंक डुबोस्क और फ्लोरेंस फॉरेस्टी के साथ कोरल कॉमेडी बारबेक्यू 2014 में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने इसाबेल कारे के साथ कॉमेडी ड्रामा पेरिस विलोबी में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। 2 साल बाद उन्होंने लुइस बोरगोइन के साथ रोमांटिक कॉमेडी एलन दास एलॉट 2017 में मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई। 2018 में वह टीम कॉमेडी नथिंग टू हाइड में खेलकर लौटे, जो लगभग 2 मिलियन दर्शकों के साथ वर्ष की सबसे बड़ी फिल्म सफलताओं में से एक थी और जिसमें उन्होंने बेरेनिस बेजो और पूर्व मिस मेटियो डोरिया टिलियर के साथ अभिनय किया था। व्यक्तिगत जीवन। स्टीफन डी ग्रोट ने 2014 में उपन्यासकार और पटकथा लेखक ओडिले डील ट्रेमोन से शादी की, 7 जिसके साथ वह 2000 से है। 8 अब वे अलग हो चुके हैं। फ्रांस 2 पर प्रसारित श्रृंखला फाइल डांस द चैम्बर का सहलेखन करने के बाद वे पेशेवर रूप से सहयोग करना जारी रखते हैं। शैली। स्टीफन डी ग्रूट और उनका अति साहित्यिक अत्यथार्थवादी हास्य, जिसमें शब्दों के खेल की बेलगाम लय शामिल है, उन्हें अक्सर रेमंड डेवोस और पियरे डेस्प्रोगेस जैसे अन्य प्रसिद्ध हास्यकारों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो अक्सर उनके कुछ विशेष मेहमानों की पूरी गलतफहमी का कारण बनता है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। माउविस शैलिया 2001। प्राइजुस्की। ट्रोइस पेटिट्स फिल्स 2004। इंस्पेक्टर। कैसाब्लांका ड्राइवर 2004। रोगी। पॉल ले प्लासीर 2004। कैफे मालिक 25 डिग्री एन हिवर 2004। कार्यरत निरीक्षक। सेंट जैक्स ला मेके 2005। नवारेंक्स के पुजारी। हाल के दशकों में डेनेव के बेहद निजी जीवन ने उनके यौन अभिविन्यास के बारे में अटकलों को बढ़ावा दिया है, जिसे उन्होंने 2002 में नैक पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में स्वीकार किया था। अब जबकि लोगों को मेरे निजी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वे अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, क्या अभी भी उसके जीवन में कोई पुरुष है और वह कौन है। जब वे मुझे किसी महिला मित्र के साथ 2 या 3 बार देखते हैं तो वे कहते हैं, हमें यह हमेशा से पता था। 2000 की रिपोर्टों में कहा गया था कि उसका प्रेमी एक 25 वर्षीय तकनीशियन था जिससे वह हाल ही में एक फिल्म में मिली थी, लेकिन कोई भी लेखक उसे पहचान नहीं सका। 2006 में डेनेव ने द डेली टेलीग्राफ को बताया कि वह एक रिश्ते में थी, हालांकि उसने उसका नाम नहीं बताया। 70 गिल स्लोटे द्वारा जॉनी हैलिडे की 2020 की जीवनी में कहा गया है कि गायक ने डेनेव के साथ 56 साल का सावधानीपूर्वक छिपा हुआ संबंध बनाए रखा, जो 1961 में किशोरावस्था में शुरू हुआ और 2017 में हैलिडे की मृत्यु तक जारी रहा। 72 डेनेव वे कलाकार नॉल के करीबी दोस्त थे और उनकी कुछ कृतियां उनके पास है। 73 स्वास्थ्य। 6 नवंबर 2019 को बीबीसी न्यूज ने बताया कि डेनेव को हल्का स्ट्रोक हुआ था और वह पेरिस के एक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रही थीं। स्वास्थ्य संबंधी चिंता के बावजूद उनके मोटर कार्यों को कोई नुकसान नहीं हुआ। 5 सप्ताह बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 2019 का शेष समय उन्होंने अपने पेरिस स्थित घर में स्वास्थ्य लाभ के लिए बिताया। 75 डेनेव ने 1960 में 16 साल की उम्र में धूम्रपान करना शुरू किया था और एक दिन में 3 पैकेट तक धूम्रपान करने के लिए जाना जाता है। 76 उन्होंने 1985 में हिप्नोथेरेपी की सहायता से धूम्रपान छोड़ दिया। 77 लेकिन 1996 में फिर से शुरू किया। 78 उन्होंने 2019 के स्ट्रोक के बाद फिर से धूम्रपान छोड़ दिया। 79 लेकिन 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग करके आदत को फिर से शुरू कर दिया था। 80 फिल्मोग्राफी। चाबी उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका निदेशक नोट्स। 1957 कॉलेजियंस छात्रा आंद्रे हुनेबेले कैथरीन डोरलेक के रूप में श्रेय दिया गया। 1960 लेस पेटिट्स चैट्स एफआर
जैक्स आर विला ए फार एल्हम में ए फेम्स ए फार कैथरीन जैक्स गेरार्ड कॉर्नू ए फार ले स्पोर्ट्स क्लेक्वेंट ए फार डैनी मिशेल फ्रमाड जैक्स पोइट रेनॉड 1962 यह जीवन है ए फार क्लाउड चॉबलियर लघु फिल्म पेरिस की कहानियां सोफी मार्क एलेग्रेट फ्रेंच लेस पेरिसियंस और शैतान मोड़ बुलाता है मैनुएल ग्रिशा दबत ए फार फ्रेंच एट शैतान नाली लेबाल 1963 पाप और पुणे जस्टिन मोरन रोजर वादिम फ्रेंच ले वाइस एट लावर टू पुर्तगाली अवकाश कैथरीन पेरेकास्ट फ्रेंच वेकेंसेस पोर्चुगेसेस 1964 चेरबर्ग की छत्रियां जेनेविएव एमरी जैक्स डेमी फ्रेंच लेस पेराप्लुइस डी चेरबर्ग दुनिया की सबसे खूबसूरत ठग ठग क्लाउड चैब्रोल फ्रेंच लेस प्लस बेल्स एस्क्रोक्वेरीज डू मोंडे नर शिकार डेनिस एडवर्ड मोलिनारो फ्रेंच ला चेस आलाहोम पुरुष साथी इसाबेल फिलिप डी ब्रोका फ्रेंच अन महाशय दे कॉम्पेनी ला कॉस्टांजा डेला रागियोन लोरी पास्क्वाले फेस्टा कैंपानिले 1965 घृणा कैरोल लेडॉक्स रोमन पोलांस्की कौन सोना चाहता है एंजेला क्लासेन रॉल्फ थिएल एक्सल वॉन एम्बेसर अल्फ्रेड वीडेनमैन 1969 में डेनेउवे ने स्टुअर्ट रोसेनबर्ग की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द अप्रैल फूल्स में जैक लेमन के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष उन्होंने फ्रांकोइस ट्रुफो के रोमांटिक अपराध नाटक मिसिसिपी मरमेड में जीन पॉल बेलमंडो के साथ अभिनय किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक विंसेंट कैनबी ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा, जैसा कि ट्रुफो की सभी फिल्मों में होता है, प्यार केवल अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाता है, जिसमें सबसे अच्छा अपरिहार्य दुख के साथ कुछ खुशी हो सकती है। हालांकि ट्रुफो की विशेष प्रतिभा उस खुशी के मूल्य की भावना का संचार करना है। 18 वह फर्नांडो रे और फ्रेंको नीरो के साथ अभिनय करते हुए नाटक ट्रिस्टाना 1970 के लिए बुनेल के साथ फिर से जुड़ी। 19, 20, 21 उसी वर्ष वह चार्ल्स पेरोल्ट द्वारा 1965 की इसी नाम की परिकथा पर आधारित संगीत में फंतासी डोंकी स्किन 1970 के लिए जैक्स डेमी के साथ फिर से जुड़ गईं। रोजर एबर्ट ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए लिखा, यह एक दृश्य दावत और काल्पनिक कल्पनाएं प्रदान करता है और डेनेव तब भी, जैसा कि वह पहले और बाद में थी, एक महान सुंदरता थी जिसमें आत्मविश्वास था जो ऐसी सुंदरता की आवश्यकता होती है। 22 1971 से 1989 स्थापित अभिनेत्री कैथरीन डेनेउवे 1983 में 1971 में डेनेव ने नादिन ट्रिंटिग्नेंट की इट ओनली हैपन्स टू अदर्स में मार्सेलो मैस्ट्रोयानी के साथ अभिनय किया। उन्होंने मार्को फेरेरी के इतालवी नाटक लिजा 1972, जीन-पियरे मेलविले की फ्रांसीसी अपराध फिल्म अनफ्लिक्ट 1972 और जैक्स डेमी की फ्रांसीसी कॉमेडी ए स्लाइटली प्रेग्नेंट मैन 1973 में भी अभिनय किया। उन्होंने रॉबर्ट एल्ड्रिच की अपराध फिल्म हसल 1975 में बर्ट रेनॉल्ड्स के साथ अभिनय किया। शिकागो ट्रिब्यून के जीन सिस्केल ने 4 में से पूरे 4 स्टार दिए और लिखा कि हिंसा चरित्र विकास और कहानी कहने की तकनीकों के पीछे चली जाती है जो शास्त्रीय है। हसल एक ऐसी फिल्म है जिसका अंत आप नहीं देखना चाहेंगे। यह एक पंथ पसंदीदा बनने जा रही है। 23 उसी वर्ष उन्होंने जीन पॉल रैपेन्यू की एडवेंचर फिल्म ले सॉवेज 1975 में यवेस मोंटेंट के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष उन्होंने क्लाउड लेलॉच की सेकंड चांस 1976 में अभिनय किया। 1980 के दशक में डेनेव की फिल्मों में फ्रैंकोइस ट्रुफो की ले डर्नियर मेट्रो 1980 गेरार्ड डेपार्डियू के साथ शामिल थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सेजर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए डेविड डी डोनाटेलो पुरस्कार जीता। उन्होंने टोनी स्कॉट की द हंगर 1983 में एक उभयलिंगी पिशाच की भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की, जिसमें डेविड बॉवी और सुसान सारंडन के साथ सहकलाकार थे, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें एक महत्वपूर्ण समलैंगिक अनुयायी दिलाया, ज्यादातर गॉथिक उपसंस्कृति के बीच। 24 इस दौरान उन्हें एंड्रे टेचिने की रोमांटिक ड्रामा होटल अमेरिका 1981
जीन पियरे मोकी की फ्रेंच ड्रामा फिल्म एजेंट ट्रबल 1987। बाद में उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया और अक्सर सहकलाकार गेरार्ड डेपार्डियू के साथ अभिनय किया। 1990 ने वर्तमान 1995 में डेन्यूव 1990 के दशक की शुरुआत में डेनेव की अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में 1992 की विंसेंट पेरेज के साथ इंडोचाइन शामिल थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दूसरा सेसर पुरस्कार जीता था। और आंद्रे टेचिने की दो फिल्में मा सैसन प्रीफेरी 1993 और लेस वोलर्स 1996। 1997 में डेनेव जो कॉकर द्वारा गाए गए गीत ए नोब्लिएज जमैस के संगीत वीडियो में नायक थीं। 1998 में उन्होंने प्लेस वेंडोमे में अपने प्रदर्शन के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में प्रशंसा और वोल्पी कप जीता। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में डेनेउवे ने बड़ी संख्या में फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जैसे कि 1999 की 5 फिल्में एस्टोस्ट, ले टेम्प्स रेट्रोवे, पोला एक्स, बेले मामन और नाइट विंड। लार्स वॉन ट्रायर के संगीत नाटक डांसर इन द डार्क 2000 में आइसलैंडिक गायक ब्योर्क के साथ डेनेव का हिस्सा काफी आलोचनात्मक जांच का विषय था। फिल्म को कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर के लिए चुना गया था। अगले वर्ष उन्होंने हॉलीवुड में एक और कदम रखा, पीटर हायम्स के लिए द मस्कटियर 2001 में अभिनय किया। 2002 में उन्होंने 8 वीमेन में अपने प्रदर्शन के लिए बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की टुकड़ी के लिए सिल्वर बियर पुरस्कार साझा किया। 2005 में डेनेव ने अपनी डायरी ए लोम्ब्रे डे मोइमे में इन माई ओन शैडो, अंग्रेजी में क्लोज अप एंड पर्सनल, द प्राइवेट डायरीज ऑफ कैथरीन डेनेव के रूप में प्रकाशित की। उन्होंने सात्रापी की एनिमेटेड आत्मकथात्मक फिल्म परसेपोलिस 2007 में मार्जेन सात्रापी की मां की आवाज की भूमिका भी प्रदान की, जो इसी नाम के ग्राफिक उपन्यास पर आधारित थी। उनकी एक सवीन फिल्म उपस्थिति 2008 में रिलीज हुई अनकॉन्टे डे नोएल में थी। 25 डेनेउवे के बाद के काम में अक्सर सहकलाकार डेपार्डियू के साथ पोटीचे 2010, पूर्व सहकलाकारों लुडिविन सैग्नियर और चियारा मास्ट्रोयानी के साथ बेलव्ड 2011, गेरार्ड डेपार्डियू और वैलेरी लेमर्सियर के साथ लोकप्रिय फ्रांसीसी साहसिक कॉमेडी एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स, गॉड सेव ब्रिटानिया 2012, पटकथा लेखक और निर्देशक इमैनुएल बेरकोट की ऑन माई वे 2013, पाल्मे डियोर विजेता लेखक निर्देशक पियरे सल्वाडोरी की कॉमेडी ड्रामा इन द कोर्टयार्ड 2014। उन्होंने लेखक निर्देशक मार्टिन प्रोवोस्ट की फ्रेंच ड्रामा द मिडवाइफ 2017 में कैथरीन फ्रोट के साथ सहअभिनय किया। 26-27 फिल्म से बाहर करियर। डेनेउवे मृत्युदंड को समाप्त करने के एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 2001 में डेनेउवे ने पेरिस में अमेरिकी दूतावास में फ्रांस स्थित समूह टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनाल्टी द्वारा आयोजित एक याचिका प्रस्तुत की। 40 अप्रैल 2007 में डेनेउवे ने सोशलिस्ट राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार सेगोलीन रॉयल के साथ महिला विरोधी व्यवहार के खिलाफ इंटरनेट पर एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी अभिनेत्री जीन मोरो सहित 8,000 से अधिक फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं ने याचिका पर हस्ताक्षर किए। 41 2011 में अन्य फ्रांसीसी हस्तियों के साथ डेनेव ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फ्रांस के भावी राष्ट्रपति से दुनिया भर में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में वोट का प्रस्ताव रखने के लिए कहा गया था। 42 जनवरी 2018 में डेनेव ने 99 अन्य फ्रांसीसी महिला लेखकों, कलाकारों और शिक्षाविदों के साथ एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तर्क दिया गया कि मीटू आंदोलन बहुत आगे बढ़ गया है, जो चुड़ैल शिकार में बदल गया है, और इसे शुद्धतावाद के रूप में निरूपित किया, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिक्रिया हुई। 43-44 हालांकि बाद में उन्होंने उन सभी पीड़ितों से माफी मांगी जिन्हें पत्र से ठेस पहुंची थी।
उन्होंने यह कहकर अपनी भागीदारी का बचाव किया कि ले मोंडे को लिखे गए पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उत्पीड़न के बारे में कुछ भी अच्छा कहता हो, अन्यथा उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए होते। 45 व्यक्तिगत जीवन। अपनी मूल भाषा फ्रेंच के अलावा डेनेव धाराप्रवाह इतालवी और अंग्रेजी बोलती है और उन्हें स्पेनिश का भी कुछ ज्ञान है। उनके शौक और जुनून में बागवानी, ड्राइंग, फोटोग्राफी, पढ़ना, संगीत, सिनेमा, फैशन, प्राचीन वस्तुएं और सजावट शामिल है। 1996 के द न्यूयॉर्क टाइम्स लेख के अनुसार वह एक अभ्यासशील रोमन कैथोलिक है। 46 दशकों से डेनेव के पास पेरिस के 6वें अर्दोइसमेंट में प्लेस सेंट सल्पिस पर एक अपार्टमेंट है। 1989 से 2014 तक वह गुएनविले में एक हवेली, चेटेउ डे प्रिमार्ट की भी मालिक थी। 47 विवाह और परिवार। डेनेव की एक बार शादी हो चुकी है। 48 1965 से 1972 तक फोटोग्राफर डेविड बेली से। 11 हालांकि वे 1967 में अलग हो गए। 49 वह निर्देशक रोजर वादिम। 50 अभिनेता मार्सेलो मैस्ट्रोयानी। 11 छायाकार ह्यूग जॉनसन। 51 और कैनाल प्लस टाइकून पियरे लेस्क्योर के साथ रह चुकी है। 11 डेनेव के 2 बच्चे हैं, अभिनेता क्रिश्चियन वादिम, जन्म 18 जून 1963, रोजर वादिम के साथ उनके रिश्ते से, और अभिनेत्री चियारा मैस्ट्रोइनी, जन्म 28 मई 1972, मार्सेलो मैस्ट्रोइनी के साथ उनके रिश्ते से। उसके 5 पोते पोतियां हैं। 1991 में लेस्क्योर के साथ ब्रेकअप के बाद से डेनेव का कोई सार्वजनिक संबंध नहीं रहा है, जिसके साथ वह दोस्त बनी हुई है। डेनेव के 2 बच्चे उन्हें अपना सौतेला पिता मानते हैं। गाला के अनुसार 2019 के अंत में डेनेव ने स्ट्रोक से उबरने के दौरान लेस्क्योर पर भरोसा किया। 52 2020 में उसने पेरिस मैच को बताया कि दोनों अभी भी हर दिन एक दूसरे से बात करते हैं। 53 रिश्ते। अपने 20 और 30 के दशक के दौरान डेनेव ने कथित तौर पर अभिनेता सामी फ्रे, 54 क्लिंट ईस्टवुड, 55 फ्रेंको नीरो, 56 बर्ट रेनॉल्ड्स, 57 और जॉन ट्रेवोल्टा, 58 के साथ साथ निर्देशक रोमन पोलांस्की, 59 जेरी शेजबर्ग, 60 फ्रांकोइस त्रुफो, 61 और मिलोस फॉर्मन, 62 टैलेंट एजेंट बर्ट्रेन डी लेबे, एफआर, 63 गायक सर्ज गेंसबर्ग, 64 को डेट किया। हालांकि उन्होंने गेंसबर्ग के साथ किसी अंतरंग संबंध से इनकार किया। उनके बारे में यह भी अफवाह है कि उनका टीवी होस्ट कार्लोस लोजानो एस के साथ भी संक्षिप्त संबंध था। 65 66 67 डेनेव 1963 और 1965 में 2 प्लेबॉय चित्रों में नग्न दिखाई दीं। 28 उनकी छवि का उपयोग 1985 से 1989 तक फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक मैरियन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। 30 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चैनल नंबर 5 के चेहरे के रूप में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में इत्र की बिक्री को बढ़ा दिया, इतना कि अमेरिकी प्रेस उनके आकर्षण से मोहित होकर उन्हें दुनिया की सबसे सुंदर महिला के रूप में नामित किया। 31 1983 में अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स ने उन्हें अपनी सौंदर्य प्रसाधन लाइन का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा और विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर रिचर्ड एवेडन को यूथ गार्डेज सौंदर्य प्रसाधनों की अपनी लाइन को बढ़ावा देने के लिए काम पर रखा। उन्हें डिजाइनर यवेस सेंट लॉरेंट की प्रेरणा माना जाता है। उन्होंने उन्हें बेले डे जर्स, ला चामडे, ला सिरेन डू मिसिसिपी, अनफ्लिक, लिजा और द हंगर फिल्मों में कपड़े पहनाए। 1992 में वह उनकी स्किनकेयर लाइन के लिए एक मॉडल बन गईं। 2001 में उन्हें लोरियल पेरिस का नया चेहरा चुना गया। 2006 में डेनेव एएसी ब्यूटी आइकन सीरीज के लिए तीसरी प्रेरणा बन गई और उस रंग संग्रह पर सहयोग किया जो उस वर्ष फरवरी में दुनिया भर में एएसी स्थानों पर उपलब्ध हो गया। डेनेव 2007 में नए लुई विटन लगेज विज्ञापनों में दिखाई देने लगे। मार्च 2013 में गार्जियन द्वारा डेनेव को 50 से अधिक उम्र के 50
सर्वश्रेष्ठ कपड़े पहने लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 32 जुलाई 2017 में डेनेउवे लुई विटन के लिए कनेक्टेड जर्नीज नामक एक वीडियो अभियान में दिखाई दिए, जिसमें ब्रांड के टैम्बोर होराइजन स्मार्टवॉच के लॉन्च का जश्न मनाया गया, जिसमें जेनिफर कोनेली, बे डोना, जेडन स्मिथ और मिरांडा के सहित कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। 33 उद्यमी 1986 में डेनेउवे ने अपना खुद का परफ्यूम डेनेउवे पेश किया। 34 वह चश्मे, जूते, गहने और ग्रीटिंग कार्ड की डिजाइनर भी है। 35 2005 में उन्होंने मैक कॉस्मेटिक्स के लिए एक सीमित संस्करण मेकअप संग्रह लॉन्च किया। 36 कैथरीन डेनेउवे आईवियर लाइन के लिए उन्होंने सनग्लास और ऑप्टिकल फ्रेम के डिजाइन, उत्पादन और वितरण के लिए वीवा इंटरनेशनल 1989 से और मार्कोलिन 2014 से 2019 के साथ लाइसेंसिंग समझौते किए हैं। 37 डान डेनेव को 1994 में फिल्म विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था तथा 12 नवंबर 2003 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। डेनेउवे ने मांग की कि मैरियन के प्रतिनिधित्व से उन्हें मिलने वाले अधिकार एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिए जाएं। 38 लुई वीटॉन ने डेनेव की ओर से अल गोर द्वारा संचालित क्लाइमेट प्रोजेक्ट को दान दिया। डेनेउवे चिल्ड्रन एक्शन, चिल्ड्रन ऑफ अफ्रीका और फेलिंस रूमेन्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं। डॉलर सेंस फ्रंटियर्स, सीमाओं के बिना दर्द 2003 के अंत में डेनेउवे ने दुनिया में दर्द के खिलाफ लड़ने के लिए दान को प्रोत्साहित करने के लिए एक रेडियो विज्ञापन रिकॉर्ड किया, विशेष रूप से बारूदी सुरंगों के पीड़ितों के लिए। 39 हैंडीकैप इंटरनेशनल जुलाई 2005 के मध्य में डेनेव ने रेडियो विज्ञापनों, टीवी और सिनेमा के संदेशों को अपनी आवाज दी, जिसमें बैस्म, क्लस्टर बम के उपयोग की निंदा की गई थी। लोकतंत्र के लिए महिलाओं की आवाज, वॉक्स डिफेम्स पोर ला डेमोक्रेटी, डेनेउवे ने जीनलू दबाड़ी के ले पेटिट गार्सन नामक पाठ को वॉक्स डिफेम्स पोर ला डेमोक्रेटी नामक सीडी पर पढ़ा। इस सीडी को युद्ध की महिला पीड़ितों और लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले कट्टरपंथियों के लाभ के लिए बेचा गया था। डेनेउवे एड्स और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न चैरिटी से भी जुड़े रहे हैं। 39 राजनीतिक भागीदारी 2011 सीजर अवार्ड्स में डेनेउवे 1971 में डेनेव ने 343 के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए। घोषणापत्र में हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अवैध गर्भपात कराने की बात स्वीकार की गई थी और इसलिए वे न्यायिक कार्रवाई और जेल की सजा के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे थे। इसे 5 अप्रैल 1971 को ले नोवेल ऑब्जर्वेटर में प्रकाशित किया गया था। उसी वर्ष नारीवादी वकील गिसेले हलीमी ने 343 के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की रक्षा के लिए चोइसिर चुनने के लिए समूह की स्थापना की। कैथरीन फैबियन डोरलेक, जन्म 22 अक्टूबर 1943, जिन्हें पेशेवर रूप से कैथरीन डेनेउवे के नाम से जाना जाता है, यूके बटा डी एनवी बटा 1 यूएस बटा डी एनवी बटा 2 फ्रेंच, कैटिन डीएनयूवी एक फ्रांसीसी अभिनेत्री है। उन्हें फिल्मों में सबसे महान यूरोपीय अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें 21वीं सदी के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना। 4 डेनेउवे ने 1957 में 13 साल की उम्र में एक फिल्म में अपनी शुरुआत की, जब वह केवल 12 साल की थी। न्यू वेव की एक प्रमुख हस्ती, वह ब्रिगिट बारडोट और एलेन डेलॉन की तरह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकारों में से एक बन गई। 5-6 लगभग 70 साल के करियर में उन्होंने 100 से अधिक भूमिकाएं निभाई है और उन्हें फ्रांस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द अम्ब्रेलास ऑफ चेरबर्ग, द यंग गर्ल्स ऑफ रोशफोर्ट, डोंकी स्किन, 8 वीमेन और द बिलव्ड में दिखाई देने के साथ संगीत फिल्म शैली के प्रमुख चेहरों में से एक माना जाता है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने लुइस बुनुएल, फ्रांकोइस त्रुफो, जैक्स डेमी, रोमन पोलांस्की
और एग्नेस वर्दा जैसे जानेमाने निर्देशकों के लिए काम करते हुए अलग और रहस्यमय सुंदरियों के चित्रण के लिए प्रशंसा प्राप्त की। 7. उन्होंने सिनेमाघरों में लगभग 99 मिलियन दर्शकों को आकर्षित करने वाली फिल्मों में अभिनय किया, जिससे वह फ्रांस में सबसे अधिक प्रवेश पाने वाली अभिनेत्री बन गईं। 8. 1985 में उन्होंने फ्रांस के स्वतंत्रता के राष्ट्रीय प्रतीक मैरियन के आधिकारिक चेहरे के रूप में मिरेल मैथ्यू का स्थान लिया। 9. उन्होंने अपने करियर में 2 सीजर पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए वोल्पी कप के साथ 1 अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्हें मानद पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 1998 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन बियर, 2005 में कान फिल्म फेस्टिवल का मानद पाल्मे डियोर और 2022 में वेनिस फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन लायन शामिल है। प्रारंभिक जीवन 1952 में डेनेव का जन्म पेरिस में कैथरीन फैबियन डोरलेक के रूप में हुआ था। 10. जो फ्रांसीसी मंच अभिनेता मॉरिस डोरलेक और रेनी सिमोनोट की बेटी थीं। डेनेव की 2 बहनें थीं, फ्रांकोइस डोरलेक 21 मार्च 1942, 26 जून 1967 और सिल्वी डोरलेक जन्म 14 दिसंबर 1946। 11. साथ ही एक मामा की सौतेली बहन, डेनियल, जिसका उनकी मां ने 1936 में एमे क्लेरियोंट के साथ विवाहेतर संबंध से विवाह किया था। डेनेव ने अपनी मां के पहले नाम का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने अपनी बहनों से खुद को अलग करने के लिए अपने मंच के नाम के लिए चुना था। डेनेव ने कैथोलिक स्कूलों में पढ़ाई की। 12. फिल्मी करियर 1957 से 1970, सफलता और प्रशंसा 1969 में डेनेव ने अपनी छोटी बहन सिल्वी डोरलेक के साथ आंद्रे हुनबेले की लेस कोलेजियंस 1957 में एक छोटी भूमिका के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो उनकी बड़ी सौतेली बहन डेनियल की तरह कभी कभार बाल कलाकार थीं। 13. बाद में वह निर्देशक रोजर वादिम की कई फिल्मों के साथ साथ एल्हमे ए फेम्स एफआर 1960 में भी दिखाई दी, जिसने जैक्स डेमी का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने डेनेव को अपनी रोमांटिक फिल्म म्यूजिकल द अम्ब्रेलास ऑफ चेरबर्ग 1964 में जेनेविव एमरी के रूप में लिया, जिस फिल्म ने उन्हें स्टारडम दिलाया। 13. फिल्म को 1964 के कान फिल्म समारोह में पाल्मे डियोर जीतने के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली। वैराइटी ने उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए लिखा, कैथरीन डेनेव एक आकर्षक दिखने वाली अभिनेत्री जिसे अन्य निर्देशकों ने अभिनय करने के लिए मजबूर किया है, यहां उसे खुद होने की अनुमति दी गई है। वह प्यार में एक 16 वर्षीय लड़की का एक अच्छा चित्र उकेरती है। 14. उसी वर्ष उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें क्लाउड चैब्रोल द्वारा निर्देशित एंथोलॉजी फिल्म द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल स्विंडलर्स और एडॉर्ड मोलिनारो द्वारा निर्देशित कॉमेडी मेल हंट शामिल है। अपनी अंग्रेजी भाषा की पहली फिल्म में डेनेवे ने रोमन पोलांस्की की मनोवैज्ञानिक हॉरर थ्रिलर रिपल्शन 1965 में ठंडा लेकिन कामुक व्यक्तित्व निभाया, जिसके लिए उन्हें आइस मेडेन उपनाम दिया गया। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने लिखा, कैथरीन डेनेवे की चिंता से भरी चमकदार निगाहें फिल्म पर हावी है, उनकी तुलना साइको 1960 में जेनेट ले से की। 15. 1966 में उन्होंने एग्नेस वर्दा की फंतासी फिल्म लेस क्रिएचर्स और जीन पॉल रैपेन्यू की ए मैटर ऑफ रेसिस्टेंस में अभिनय किया। अगले वर्ष वह डेमी के साथ एक और संगीत में द यंग गर्ल्स ऑफ रोशफोर्ट उन्होंने अपनी वास्तविक जीवन की बड़ी बहन फ्रांसवा डोरलेक सोलेज के रूप में की जुड़वा बहन की भूमिका निभाई, जो उनकी साथ में एकमात्र फिल्म होगी। फिल्म शुरू होने के कुछ महीनों बाद डोरलेक की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 16. उसी वर्ष उन्होंने लुइस बुनुएल के मनोवैज्ञानिक कामुक नाटक बेले डे जूर 1967 में अभिनय किया। डेनेव एक युवा महिला के रूप में अभिनय करती है, जो अपने पति के काम पर जाने के दौरान एक उच्च श्रेणी की वेश्या के रूप में अपने मध्य सप्ताह के दोपहर बिताती है। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें एक प्रमुख भूमिका में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। मेलिसा एंडरसन ने क्राइटेरियन के लिए लिखते हुए घोषणा की, बेले डे जूर में डेनेव का प्रदर्शन उनके सबसे प्रतिष्ठित प्रदर्शनों में से एक बन गया। 17 रोजर वादिम प्लेमियानिकोव, फ्रेंच, ई वादिम, 26 जनवरी 1928, 11 फरवरी 2000, एक फ्रांसीसी पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे, साथ ही एक लेखक, कलाकार और सामयिक अभिनेता भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियां कामुक गुणों वाली दृश्यात्मक रूप से भव्य फिल्में हैं, जैसे एंड गॉर क्रिएटेड वुमन 1956, ब्लर एंड रोजेज 1960, द गेम इज ओवर 1966, बारबेरेला 1968 और प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो 1971। प्रारंभिक जीवन। वादिम का जन्म पेरिस में रोजर वादिम प्लेमियानिकोव, कभी कभी प्लेमियानिकोव के रूप में लिप्यंतरित के रूप में हुआ था। उनके पिता इगोर निकोलाविच प्लेमियानिकोव, एक श्वेत रूसी सैन्य अधिकारी और पियानोवादक, रूसी साम्राज्य से निकल गए थे और एक प्राकृतिक फ्रांसीसी नागरिक बन गए थे। वह मिस्र में फ्रांस के उपवाणिज्यदूत थे, जो अलेक्जेंड्रिया में तैनात थे। बाद में एक वाणिज्यदूत के रूप में मर्सिन, तुर्की में तैनात हुए। वादिम की मां, मैरी एंटोनेट नी अर्दिलॉज, एक मंच अभिनेत्री थीं। उनकी एक बहन थी, हेलेन प्लेमियानिकोव, 1929 से 2022। हालांकि वादिम अपनी युवावस्था में उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व में एक राजनीक के बच्चे के रूप में रहे। जब वादिम 9 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण परिवार फ्रांस लौट आया, जहां उनकी मां को फ्रांसीसी आल्प्स में एक छात्रावास चलाने का काम मिला, जो नाजीवाद से भागने वाले यहूदियों और अन्य भगोरों के लिए एक रास्ते के स्टेशन के रूप में कार्य करता था। वादिम ने स्नातक किए बिना पेरिस विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और लेखन का अध्ययन किया। फिल्मी करियर। 19 साल की उम्र में वह फिल्म निर्देशक मार्क एलेग्रेट के सहायक बन गए, जिनसे उनकी मुलाकात थिएटर सारा बर्नहार्ट में काम करने के दौरान हुई थी और जिनके लिए उन्होंने कई पटकथाओं पर काम किया। वह एलेग्रेट की ब्लेंच फ्यूरी 1948 में सहायक निर्देशक थे, जो व्यावसायिक रूप से असफल मेलोड्रामा था जिसे एलेग्रेट ने अंग्रेजी में एक ब्रिटिश कंपनी के लिए बनाया था। वादिम एलेग्रेट की फ्रांसीसी ब्रिटिश द नेकेड हार्ट 1950 उर्फ मारिया चैप्डेलाइन, जिसमें मिशेल मॉर्गन ने अभिनय किया था, के कई लेखकों में से एक थे और साथ ही उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया। इसे फ्रेंच और अंग्रेजी संस्करणों में शूट किया गया था। ब्लैकमेल्ड 1951 एलेग्रेट द्वारा इंग्लैंड में निर्देशित एक और फिल्म थी। वादिम ने एक डॉक्यूमेंट्री ले गोफ्रे डे ला पियरे सेंट मार्टी 1953 के लिए पटकथा और कमेंट्री की और एलेग्रेट की जूलियट्टा 1953 में सहायक निर्देशक थे, जो जीन मारेस, डेनी रॉबिन और जीन मोरो के साथ एक लोकप्रिय रोमांस थी। वादिम ने हेडी लेमर के साथ एलेग्रेट के लव्स ऑफ थ्री क्वींस 1954 लिखी। वादिम ने मॉडल अभिनेत्री ब्रिजिट बारडोट के साथ रिश्ता शुरू किया था। उन्हें एलेग्रेट द्वारा निर्देशित ड्रामा स्कूल फॉर लव 1953 उर्फ फ्यूचर्स वेडेट्स में एक अच्छी भूमिका दी गई थी, जिसमें जीन मारेस ने अभिनय किया था। वादिम ने एलेग्रेट के साथ पटकथा लिखी थी। फिल्म एक व्यावसायिक निराशा थी। हालांकि एलेग्रेट, बारडोट और वादिम के बीच अगला सहयोग, बारडोट के साथ नॉटी गर्ल 1956 भी इसी तरह की फिल्म थी। इससे वादिम को निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म के लिए समर्थन मिला। निर्देशक के रूप में वादिम की पहली फिल्म उनकी एक मूल कहानी एंड गॉर क्रिएटेड वुमन 1956 पर आधारित थी। बारडोट, कर्ट जर्गेंस और क्रिश्चियन मार्कवंड अभिनीत और राउल लेवी द्वारा निर्मित यह न केवल फ्रांस में बल्कि दुनिया भर में एक बड़ी सफलता थी और बारडोट को एक वैश्विक आइकन के रूप में स्थापित किया। वादिम ने इसके बाद नो सन इन वेनिस 1957 बनाई, जिसमें फ्रांकोइस अर्नोल और मार्कवंड ने अभिनय किया, जिसका निर्माण लेवी ने किया था, जो एंड गॉर क्रिएटेड वुमन की तुलना में काफी कम लोकप्रिय थी। लेवी,
वादिम और बारडोट फ्रैंक सिनात्रा के साथ पेरिस बाय नाइट बनाने वाले थे, लेकिन बारडोट ने महीनों अमेरिका में बिताने से इनकार कर दिया और सिनात्रा ने भी फ्रांस में फिल्मांकन के बारे में यही सोचा। इसके बजाय वादिम ने द नाइट हेवन फेल 1958 बनाई। वादिम की अगली फिल्म लेस लाइजेंस डेंजरस 1959 नामक पुस्तक का रूपांतरण थी, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित किया था। इसमें मोरो, गेरार्ड फिलिप अपनी अंतिम फिल्म में और एनेट स्ट्रोयबर्ग, एक डेनिश मॉडल जो वादिम की दूसरी पत्नी बनी, ने अभिनय किया। यह फिल्म फ्रांस में काफी हिट हुई। स्ट्रोयबर्ग वैम्पायर फिल्म ब्लड एंड रोजेज 1960 में भी थी। वादिम बारडोट के साथ प्लीज नॉट नाउ 1961 में फिर से साथ आए, जो एक लोकप्रिय कॉमेडी थी। वे एंथोलॉजी फिल्म द सेवन डेडली सिंस 1962 के कई निर्देशकों में से एक थे। वादिम ने एक युवा कैथरीन डेनेव के साथ रिश्ता शुरू किया। उन्होंने एंथोलॉजी फिल्म टेल्स ऑफ पेरिस 1962 के एक हिस्से में अभिनय किया, जिसे वादिम ने लिखा और एलेग्रेट ने निर्देशित किया था। उन्होंने एक फिल्म में अभिनय किया जिसे वादिम ने लिखने और बनाने में मदद की थी, एंड सैटन कॉल्स द टर्न्स 1962, और वाइस एंड वर्चू 1963 में भी थी, जिसे वादिम ने निर्देशित किया था। वादिम को बारडोट लव ऑन ए पिलो 1962 के लिए लेखन और निर्देशन में एक और सफलता मिली, लेकिन मोनिका विट्टी अभिनीत नट्टी नॉटी चेटू 1963 के साथ उन्हें कम लोकप्रियता मिली। 1967 में रोम में वादिम और फोंडा। वादिम ने क्लासिक कामुक पाठ ला रोंडे 1964 का एक और रूपांतरण करने की कोशिश की। उन्होंने उस समय कहा, जब मैं लोगों के बीच संबंधों के बारे में एक चित्र बनाता हूं तो कुछ कामुकता सामने आती है, मैं इसे रोक नहीं सकता। लेकिन सेक्स एक प्रेरणा रही है, कला के अस्तित्व के बाद से सबसे बड़ी प्रेरणा। 6 फिल्म के कई सितारों में से एक उभरती हुई अमेरिकी अभिनेत्री जेन फोंडा थीं, जिन्होंने वादिम के साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया। वादिम ने फोंडा के लिए एक वाहन तैयार किया, द गेम इज ओवर 1966, जो एमिल जोला की एक किताब पर आधारित था। फ्रेंच और अंग्रेजी संस्करणों में शूट की गई, यह फ्रांस में बहुत लोकप्रिय थी, हालांकि अमेरिका में कम। 11 फरवरी 2000 को 72 साल की उम्र में वादिम की लिम्फोमा से मृत्यु हो गई। विधवा बैरोल्ट और पूर्व पत्नियां बारडोट, फोंडा, श्नाइडर और स्ट्रॉयबर्ग सभी उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित थीं। पूर्व गर्लफ्रेंड बिडरमैन और डेनेवे नहीं थीं। 16 उन्हें सेंट ट्रोपेज कब्रिस्तान में दफनाया गया है। फिल्मोग्राफी। लेखक या निर्देशक, द नेकेड हार्ट 1950, ब्लैकमेल 1951, प्लकिंग द डेजी उर्फ मैमसेले स्ट्रिप्टीज 1956, और भगवान ने औरत बनाई 1956, साइटन जामाइस 1957, सोइस बेले एट तेस्तोई, सुंदर बनो लेकिन चुप रहो 1957, लेस बिजॉटियर्स डू क्लेयर डी ल्यून, द नाइट हेवन फेल 1958, लेस लाइजेंस डेंजरस डेंजरस लाइजेंस 1959, रक्त और गुलाब 1960, ला ब्राइड सुरलेकू, कृपया अभी नहीं 1961, लेस सेप्ट पेचेस कैपिटाक्स, सेवेन कैपिटल सिंस 1962, लेस पेरिसियंस, बेड्स एंड ब्रॉड्स 1962, लव ऑन ए पिलो 1962, स्वीडन में अनचैटो एन सुएड, कैसल 1963, ले वाइस एट ला वर्तु, वाइस एंड सदाचार 1963, ला रोंडे, सर्किल ऑफ लव 1964, ला क्यूरी द गेम इज ओवर 1966, मृतकों की आत्माएं 1968, बारबेरेला 1968, सुंदर नौकरानियां सभी एक पंक्ति में 1971, हेले 1972, डॉन जुआन यासी डॉन जुआन एटैट उन फेम 1973, ला जून फिले असैसिनी, द मर्डरड यंग गर्ल 1974, उन्हें फेमे फिडेल 1976,
बोनहुर, इम्पेयर एट पासे, 1977, ज्यूक्स डे नुइट, नाइट गेम्स, 1980, द हॉट टच, 1981, सरप्राइज पार्टी, 1983, फेरी टेल थिएटर, 1984 टीवी, खंड ब्यूटी एंड द बीस्ट। डिनो डे लॉरेंटिस चाहते थे कि फोंडा साइंस फिक्शन सेक्स कॉमेडी बारबेरेला 1968 में अभिनय करे और वह सहमत हो गई बशर्ते वादिम निर्देशन करें। इसके बाद उन्होंने फोंडा को उनके भाई पीटर फोंडा के साथ ओमनीबस हॉरर फिल्म स्पिरिट्स ऑफ द डेड 1968 के एक हिस्से में निर्देशित किया। फोंडा से अपनी शादी के दौरान वादिम समय समय पर उनके साथ अमेरिका जाते थे जब वह वहां फिल्में बनाती थीं। उन्होंने एमजीएम के लिए प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो 1971 का निर्देशन किया, जिसमें रॉक हडसन और एंजी डिकिंसन ने अभिनय किया। यह एक व्यावसायिक निराशा थी। प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो एलआर के कलाकार अगली पंक्ति जून फेयरचाइल्ड, जॉय बैंग, एमी एक्लेस, बीच की पंक्ति जोआना कैमरून, जीन रोडेनबेरी, रॉक हडसन, रोजर वादिम, पिछली पंक्ति मार्गरेट मार्कोव, ब्रेंडा साइक्स, डायने शेरी, ग्रेटचेन बुरेल। वादिम फ्रांस लौट आया। उन्होंने ग्वेन वेल्स अभिनीत हेले 1972 लिखी और निर्देशित की, जो फ्लॉप रही। उन्हें डॉन जुआन या इफ डॉन जुआन वेयर ए वूमन 1973 के लिए बारडोट के साथ फिर से जोड़ा गया, जो बारडोट की अंतिम से पहले की फिल्म थी और एक व्यावसायिक निराशा थी। चार्लोट 1974 और सिल्विया क्रिस्टेल और नथाली डेलॉन के साथ गेम ऑफ सेडक्शन 1976 भी विशेष रूप से सफल नहीं रहे। उन्होंने एक टीवी फिल्म बोनहेर, इम्पेयर एट पास 1977 का निर्देशन किया, जिसमें डैनियल डारेक्स ने अभिनय किया। 1980 के दशक में वादिम अमेरिका में बस गए। उन्होंने नाइट गेम्स 1980 का निर्देशन किया, जिसमें उन्होंने सिंडी पिकेट को स्टार बनाने का प्रयास किया, जिनके साथ वे रोमांटिक रूप से जुड़े थे। उन्होंने कनाडा में द हॉट टच 1981 नामक एक कैपर फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें मैरी फ्रांस पिसियर ने अभिनय किया था। फ्रांस वापस आकर उन्होंने सरप्राइज पार्टी 1983 लिखी और निर्देशित की। उन्होंने फेरी टेल थिएटर 1984 और डेडली नाइटमेयर्स 1986 के एपिसोड का निर्देशन किया। वादिम ने रेबेका डी मोरने के साथ एंड गॉड क्रिएटेड वूमन 1988 के नए संस्करण के साथ अपनी पुरानी सफलता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। मूल से बहुत अलग, इसमें वास्तव में केवल एक ही शीर्षक का उपयोग किया गया था। उनके अंतिम वर्ष टीवी में काम करते हुए बीते, जहां उन्होंने सफारी 1991 का निर्देशन किया और अमोरफू 1993 लिखा और निर्देशित किया, जिसमें मैरी क्रिस्टीन बैरोल्ट ने अभिनय किया, जो उनकी अंतिम पत्नी बनी। वह ला नोवेल ट्रिब्यू 1996 और इसके सीक्वल अनकूप डी बैगुएट मैजिक 1997 में भी थीं, जिसे वादिम ने लिखा और निर्देशित किया था। व्यक्तिगत जीवन। रोमांस। वादिम को युवा खूबसूरत अभिनेत्रियों के साथ रोमांस और विवाह के लिए मनाया जाता था। अपने 30 के दशक के मध्य में वह अभी भी किशोर कैथरीन डेनेउवे के साथ रहता था, जिनसे फोंडा से शादी से पहले उसका एक बेटा क्रिश्चियन वादिम था। 8 वह मार्गरेट मार्कोव, 9 सिल्विया क्रिस्टेल, 10 और सिंडी पिकेट के साथ भी शामिल था। 11 बाद में वह कई वर्षों तक पटकथा लेखक एन बिडरमैन के साथ रहा। 1984 में अपनी सगाई की घोषणा की। 12 लेकिन इस जोड़े ने कभी शादी नहीं की। 8 शादियां। ब्रिजिट बारडोट 20 दिसंबर 1952, 6 दिसंबर 1957 तलाकशुदा। एनेट स्ट्रोयबर्ग 17 जून 1958, 14 मार्च 1961 तलाकशुदा। एक बेटी नाथाली जन्म 7 दिसंबर 1957। जेन फोंडा 14 अगस्त 1965, 16 जनवरी 1973 तलाकशुदा। एक बेटी वेनेसा जन्म 28 सितंबर 1968। कैथरीन श्नाइडर
13 दिसंबर 1975, 10 जून 1977, तलाकशुदा। एक बेटा, वानिया जन्म 6 अप्रैल 1974। मैरी क्रिस्टीन बैरोल्ट 21 दिसंबर 1990, 11 फरवरी 2000, उनकी मृत्यु। श्नाइडर, उपन्यासकार डोमिनिक श्नाइडर की छोटी बहन और श्नाइडर क्रूसोट स्टील और आर्मामेंट फर्म की उत्तराधिकारी से उनकी शादी से उनके 2 सौतेले बेटे भी थे। साथ ही बैरोल्ट की पहली शादी से वयस्क सौतेले बच्चे भी थे, जो डैनियल टॉस्कन डू प्लांटियर से थे, जो वादिम के दोस्त भी थे, जिन्होंने उन्हें एक खुशमिजाज आदमी कहा था। वह ऐसे व्यक्ति थे जिनके जीवन के अंत तक बहुत संतुष्टि थी। फिल्में केवल उनकी खुशी को दर्शाती थीं। 8. उनकी सबसे बड़ी बेटी नथाली ने फोंडा जीवनी लेखिका पेट्रिसिया बोसवर्थ को बताया, जेन मेरे पिता के जीवन का प्यार थी। 13. लिखना। वादिम के थिएटर और फिल्म के काम के अलावा उन्होंने कई किताबें भी लिखीं, जिनमें संस्मरण, मेमोइरेस डू डाइबल, लेगाउट डू बोनहेर, स्मारिका 1940 से 1958 इंच और एक आत्मक था, डियून एटोइल ए लॉटरे, 1 स्टार टू द नेक्स्ट, के साथ साथ उनके सबसे प्रसिद्ध पूर्व प्रेमियों के बारे में सब कुछ बताने वाली किताब, बारडोट, डेनेवे एंड फोंडा, माई लाइफ विद द 3 मोस्ट ब्यूटीफुल वीमेन इन द वर्ल्ड, 1986 में प्रकाशित हुई। 14. मेरा दृष्टिकोण यह है कि अगर यह किताब मुझे थोड़ा पैसा कमाती है, तो यह उन सभी पैसों के लिए एक छोटी सी क्षतिपूर्ति होगी जो मैंने उन अभिनेत्रियों को बनाने में मदद की थी, वादिम ने समझाया। 15. उन्होंने कई नाटक और फिक्शन की किताबें भी लिखीं। मौत। मार्सेलो विंसेंजो डोमेनिको मैस्ट्रोयानी, ए कैवलिरे डी ग्रान क्रॉस ओमरी, 26 सितंबर 1924, 4-5, 19 दिसंबर 1996, एक इतालवी अभिनेता थे। उन्हें आम तौर पर 20वीं सदी के इटली के सबसे प्रतिष्ठित पुरुष कलाकारों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 1939 और 1996 के बीच 147 फिल्मों में देश के कई शीर्ष निर्देशकों के लिए प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिसमें 2 बाफ्टा पुरस्कार, वेनिस और कान फिल्म समारोहों में 2 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब और 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए। फ्रोसिनोन प्रांत में जन्मे और ट्यूरिन और रोम में पलेब्रे, मास्ट्रोयानी ने 1939 में 14 साल की उम्र में अपनी फिल्मी शुरुआत की, लेकिन 1950 के दशक तक उन्होंने गंभीरता से अभिनय नहीं किया, जब उन्होंने कैपर कॉमेडी बिग डील ऑन मैडोना स्ट्रीट, 1959 में अपनी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल की। वह निर्देशक फेडेरिको फेलिनी के साथ अपने सहयोग के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गए, पहले ला डोल्से वीटा 1960 में एक निराश टैब्लॉयड स्तंभकार के रूप में, फिर 1963 में एक रचनात्मक रूप से दमित फिल्म निर्माता के रूप में, नाटकीय और हास्य दोनों भूमिकाओं में उत्कृष्ट। 6. उन्होंने अभिनेत्री और सेक्स सिंबल सोफिया लोरेन के साथ एक उल्लेखनीय ऑनस्क्रीन जोड़ी बनाई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बावजूद, मास्ट्रोयानी ने हॉलीवुड से काफी हद तक दूरी बना ली और अपने करियर के अधिकांश समय में एक इतालवी अभिनेता ही बने रहे। 8. वह गैरअंग्रेजी भाषा के प्रदर्शन के लिए एकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन पाने वाले पहले अभिनेता थे और उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। डिवोर्स इटालियन स्टाइल 1961, ए स्पेशल डे 1977 और डार्क आइज 1987। वह केवल 3 अभिनेताओं में से एक थे, अन्य जैक लेमन और डीन स्टॉकवेल थे, जिन्होंने 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित कान फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। इतालवी कला और संस्कृति में मास्ट्रोयानी के योगदान के लिए उन्हें कई नागरिक सम्मान मिले, जिसमें देश का सर्वोच्च रैंकिंग वाला नाइटहुड, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक भी शामिल है। 9. प्रारंभिक जीवन। मैस्ट्रोयानी का जन्म फोंटाना लिरी में हुआ था, जो फ्रोसिनोन के लाजियो प्रांत के भीतर एपिनेंस में एक छोटा सा गांव है, और ट्यूरिन और रोम में बड़ा हुआ। वह इडा, नी इरोले और ओटोन मैस्ट्रोयानी का बेटा था। उनके माता पिता दोनों ही पास के शहर अर्पिनो से थे। 10. उनके पिता एक बरहीगिरी की दुकान चलाते थे। 11. मैस्ट्रोयानी मूर्तिकार
अम्बर्टो मैस्ट्रोयानी के भतीजे थे। 12 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी और मित्र देशों के इटली में विभाजन के बाद उन्हें एक कम सुरक्षा वाले जर्मन जेल शिविर में नजरबंद कर दिया गया था, जहां से वे वेनिस में छिपने के लिए भाग गए थे। 13 उनके भाई रग्गेरो मास्ट्रोयानी एक फिल्म संपादक थे, जिन्होंने मार्सेलो की कुछ फिल्मों सिटी ऑफ वीमेन, जिंजर और फ्रेड पर काम किया था। 14 और 1971 में रिलीज हुई एक बार की लोकप्रिय स्वॉर्ड एंड सैंडल फिल्म शैली की नकल स्किपियोन डेट्टो एंचे लफ्रिकानो में मार्सेलो के साथ दिखाई दिए। 15 अभिनय कैरियर। ला डोल्से वीटा 1960 की शूटिंग के दौरान रोम के ट्रेवी फाउंटेन में मास्ट्रोयानी और अनीता एकबर्ग। मैस्ट्रोयानी ने 14 साल की उम्र में मैरियोनेट 1939 में एक बिना श्रेय वाले एक्स्ट्रा के रूप में अपनी शुरुआत की। 16 और एटो डिएक्यूसा 1951 में अपनी पहली बड़ी भूमिका मिलने तक बीच बीच में छोटी फिल्मों में काम किया। 17 एक दशक के भीतर वे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हस्ती बन गए। बिग डील ऑन मैडोना स्ट्रीट 1958 में अभिनय किया। 18 और फेडेरिको फेलिनी की ला डोल्से वीटा 1960 में एक निराश और आत्मघृणा करने वाले टैब्लॉयड स्तंभकार की भूमिका निभाई, जो रोम के पतनशील उच्च समाज की खोज में अपने दिन और रात बिताता है। 19 मैस्ट्रोयानी ने ला डोल्से वीटा के बाद एक और हस्ताक्षर भूमिका निभाई, एक फिल्म निर्देशक की, जो आत्मसंदेह और परेशान प्रेम संबंधों के बीच फेलिनी की 1963 में एक फिल्म बनाते समय खुद को एक रचनात्मक ब्लॉक में पाता है। 20 उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में शामिल है डेज ऑफ लव 1954 मरीना व्लाडी के साथ, ला नोटे 1961 जीन मोरो के साथ, टू बैड शीज बैड 1954, लकी टू बी अ वूमन 1956, यस्टरडे टुडे एंड टुमारो 1963, मैरिज इटालियन स्टाइल 1964, सनफ्लावर 1970, द प्रीस्ट्स वाइफ 1971, ए स्पेशल डे 1977 और रॉबर्ट ऑल्टमैन की प्रेटे पोर्टर 1994। सभी में सोफिया लोरेन सहकलाकार थीं। लुचिनो विस्कोंटी की व्हाइट नाइट्स 1957, पिएत्रो जर्मी की डिवोर्स इटालियन स्टाइल 1961, फैमिली डायरी 1962 जैक स्पेरिन के साथ, ए वेरी प्राइवेट अफेयर 1962, ब्रिजिट बार्डो के साथ डायमंड्स फॉर ब्रेकफास्ट 1968, रीता तुशिंगम के साथ द पिज़्ज़ा ट्रायंगल 1970, मोनिका विट्टी के साथ मैसेकर इन रोम 1973, रिचर्ड बर्टन के साथ द संडे वूमन 1975, जैकलीन बिसेट के साथ स्टे एज यू आर 1978, नास्तास्या किंस्की के साथ फेलिनी की सिटी ऑफ वुमेन 1980 और जिंजर एंड फ्रेड 1986, मार्को बेलोचियो की हेनरी फोर 1984, मैक्रोनी 1985, जैक लेमन के साथ, निकिता मिखालकोव की डार्क आइज 1987, मार्थे केलर के साथ, ग्यूसेप टॉर्नेटोरे की एवरीबडीज फाइन 1990, यूजर पीपल 1992, शर्ली मैकलेन के साथ और एग्नेस वर्दा की 101 नाइट्स 1995। उन्हें 3 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, डिवोर्स इटालियन स्टाइल, ए स्पेशल डे और डार्क आइज के लिए। 21 मास्ट्रोयानी, डीन स्टॉकवेल और जैक लेमन एकमात्र अभिनेता है जिन्हें कान फिल्म समारोह में 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। 22 मास्ट्रोयानी ने इसे 1970 में द पिज़्ज़ा ट्रायंगल और 1987 में डार्क आइज के लिए जीता था। 23 1996 में राउल रुइज की 3 लाइव्स एंड ओनली वन डेथ में मास्ट्रोयानी ने अपनी बेटी चियारा मास्ट्रोयानी के साथ अभिनय किया। 24 इस प्रदर्शन के लिए उन्होंने फोर्ट लॉडरडेल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर वेव अवार्ड जीता। उनकी अंतिम फिल्म वॉयज टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड 1997 मरणोपरांत रिलीज हुई। 25 मास्ट्रोइनी ने 12 अगस्त 1950 को फ्लोरा काराबेला से शादी की। 26 उनकी एक बेटी थी, बारबरा, 1951 से 2018। 27 और छोटी महिलाओं के साथ
उनके संबंधों के कारण 1964 में अनौपचारिक रूप से अलग हो गए। 26-28 अलगाव के बाद मास्ट्रोइनी का पहला गंभीर रिश्ता ए प्लेस फॉर लवर्स 1968 में उनकी सहकलाकार फे डुनवे के साथ था। डुनवे शादी करना और बच्चे पैदा करना चाहते थे, लेकिन मैस्ट्रोइनी, एक कैथोलिक, ने काराबेला को तलाक देने से इनकार कर दिया। 1970 में 2 साल से अधिक समय तक मास्ट्रोइनी के मन बदलने की प्रतीक्षा करने के बाद डुनवे ने उन्हें छोड़ दिया। 26 मास्ट्रोइनी ने 1987 में पीपल, मुझे उसे खोने का हमेशा अफसोस रहेगा। मैं अपने जीवन में पहली बार उसके साथ पूरी तरह से थी। 29 अपनी 1995 की आत्मकथा लुकिंग फॉर गैट्सबी में डुनवे ने लिखा, मैं आज भी चाहती हूं कि यह सब काम कर गया होता। 30 2024 की डॉक्यूमेंट्री फे में उसने उसे अपने जीवन का प्यार बताया। 31 डुनावे से ब्रेकअप के बाद मैस्ट्रोयानी ने फ्रांसीसी अभिनेत्री कैथरीन डेनेउवे 32 के साथ रिश्ता शुरू किया, जो उनसे लगभग 20 साल छोटी थीं। 1970 के दशक में वे 4 साल तक एक साथ रहे और उनकी एक बेटी हुई, चियारा मैस्ट्रोयानी, जन्म 28 मई 1972। अपने समय के दौरान इस जोड़े ने 4 फिल्में कीं। इट ओनली हैपन्स टू अदर्स 1971, ला कैग्ना 1972, ए स्लाइटली प्रेग्नेंट मैन 1973 और डोंट टच द व्हाइट वुमन 1974। मैस्ट्रोयानी और डेनेउवे के ब्रेकअप के बाद उनकी अलग रह रही पत्नी कैराबेला ने कथित तौर पर चियारा को गोद लेने की पेशकश की, क्योंकि उसके माता-पिता के व्यस्त करियर के कारण वे अक्सर उससे दूर रहते थे। डेनेउवे ने साफ इनकार कर दिया। 33 मास्ट्रोयानी के अन्य प्रेमियों में कथित तौर पर अभिनेत्रियां एनॉक एमी, कैरोल मैलोरी, क्लाउडिया कार्डिनल, लॉरेन हटन और उर्सुला एंड्रेस शामिल थीं। 26 1976 तक वह एक लेखिका और फिल्म निर्माता अन्ना मारिया तातो के साथ जुड़ गए। 1996 में उनकी मृत्यु तक वे साथ रहे। 26 उन्हें 1994 में इटालियन रिपब्लिक के ऑर्डर ऑफ मेरिट का नाइट ग्रैंड क्रॉस बनाया गया था। 34 मौत 1991 में मास्ट्रोयानी, 19 दिसंबर 1996 को 72 वर्ष की आयु में अग्नाशय के कैंसर से मास्ट्रोयानी की मृत्यु हो गई। 35 उनकी दोनों बेटियां, साथ ही डेनेव और टाटो, उनके बिस्तर के पास थे। 26 रोम में ट्रेवी फाउंटेन, जो फेलिनी की ला डोल्से वीटा में उनकी भूमिका से जुड़ा था, को प्रतीकात्मक रूप से बंद कर दिया गया था और श्रद्धांजलि के रूप में काले रंग में लपेटा गया था। 36 20 दिसंबर 1996 को पेरिस के सेंट जर्मेंडेस्प्रे में सेंट सुल्पिस के चर्च में अंतिम संस्कार किया गया था, इससे पहले कि उनके अवशेष रोम स्थानांतरित किए गए, जहां 22 दिसंबर को सिटी हॉल में एक दूसरा समारोह हुआ, इससे पहले कि उन्हें वेरानो कब्रिस्तान में उनके पारिवारिक तिजोरी में दफनाया गया। 38 39 1997 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में चियारा, काराबेला और डेनेउवे ने टाटो की 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री मार्सेलो मैस्ट्रोयानी, आई रिमेंबर की स्क्रीनिंग को रोकने की कोशिश की। फेस्टिवल ने मना कर दिया और फिल्म दिखाई गई। 40 तीनों महिलाओं ने कथित तौर पर कांस में भी ऐसा ही करने की कोशिश की। टाटो ने कहा कि मैस्ट्रोयानी ने अपनी छवि के सभी अधिकार उसे दे दिए थे। 40 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1939 कठपुतली अतिरिक्त अमान्य, 1942 प्रेम कहानी, 1944 में लड़कियां बचाऊंगी अमान्य, 1948 में दुखी हूं बिट भाग। तो दोस्तों ये जो मूवी है, इस टाइटल से पहले कई मूवीज़ हमें देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये उन सबसे यूनिक मूवी रहने वाली है, एक्शन थ्रिलर। ये रिलीज़ होते हुए 7 मई 2025 को देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश सभी रीजनल लैंग्वेजों में इंडिया में देखने को मिलेगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।